यूपी पीजीटी की परीक्षाएं चल रही हैं, आपको पता ही है। पहले दिन यानी कि 9 मई को जो परीक्षा हुई है उसमें जितने भी विषयों की परीक्षा करवाई गई है, हालांकि अगर ऑल ओवर देखा जाए तो उपस्थिति जो है बहुत ही कम है, आधे से भी कम है। कुल 2,35,986 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी, जिनमें से केवल 89,766 अभ्यर्थी जो हैं, यानी कि लगभग 38.03%, केवल 38% जो एस्पिरेंट हैं वो परीक्षा में शामिल हुए हैं, और इसमें भी 34% महिलाएं और 42% पुरुष हैं। तो पहली पाली में 9:30 से 11:30 बजे के बीच में जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, इतिहास, शिक्षा शास्त्र, और दूसरी पाली में अपराह्न 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक 269 केंद्रों पर अंग्रेजी, कृषि, वाणिज्य, समाजशास्त्र विषय की परीक्षाएं आयोजित की गई। दोस्तों, अगर क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो निश्चित तौर से आपको एक बड़ा अंतर दिखाई देगा पिछली परीक्षाओं की अपेक्षा। इस बार जो प्रश्न पूछे गए हैं तो बहुत ही डीप में जाकर क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो, चाहे जो भी परीक्षा आपकी हुई हो, ऐसा लग रहा था कि अगर आपने बहुत ही डीपली घुस के तैयारी नहीं की है सब्जेक्ट के अंदर तो उत्तर देना मुश्किल हो रहा था। मतलब क्वेश्चन पेपर देख के तो मुझे बस यही लगा कि जो लोग ध्यान, मौन, स्वाध्याय और गहराई से अपने विषयों का अध्ययन नहीं किए हैं तो फिर उनके लिए तो कल का पेपर काफ़ी टफ रहा। हालांकि पेपर का ऑल ओवर जो एवरेज था उसे मैं मॉडरेट टू टफ ही मानूंगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनको पढ़ने में समय कम पड़ जाएगा। यानी कि जो 2 घंटे का समय मिला था तो उसमें भी लग रहा था कि मतलब क्वेश्चन जो थे वो डिमांड कर रहे थे कि थोड़ा टाइम और लगे। जैसे कि ये इतिहास का क्वेश्चन पेपर है जो कि आपके सामने है। इसमें मैं 1-2 प्रश्न आपके सामने रखता हूं और आप खुद ही निर्णय ले सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए थे। हालांकि कुल 125 प्रश्न पूछे गए थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और जो मतलब कि यहाँ पर पैटर्न है वो पुराना वाला ही है। लेकिन इतिहास में देखिए कि एक प्रश्न ये था कि विजयनगर राज्य को बनाए रखने में मंदिर केंद्रित अर्थव्यवस्था की भूमिका को कौन सा कथन स्पष्ट करता है। 4 ऑप्शन है। मंदिर अर्थव्यवस्था व्यापार पर निर्भर रही और कृषि उत्पादन से काफ़ी हद तक अलग रही। अगला ऑप्शन है, राज्य ने संसाधनों और प्रशासनिक नियंत्रण पर प्रभाव घटाने हेतु मंदिर संरक्षण को सीमित किया। मंदिर धार्मिक केंद्र रहे और आर्थिक प्रबंधन तथा राजनीतिक सत्ता में उनकी भूमिका सीमित रही। मंदिर आर्थिक केंद्र थे जो भूमि, श्रम और पुनर्वितरण का प्रबंधन कर राज्य शक्ति को सुदृढ़ करते थे। एक दूसरा प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ, और ये भी देखिए विजयनगर साम्राज्य से ही है कि विजयनगर साम्राज्य में राज्य सत्ता के वैचारिक आधार को कौन सा कथन स्पष्ट करता है। वैधता, धार्मिक आदर्शों, मंदिर संरक्षण और शासक को पवित्र व्यवस्था के रक्षक के रूप में प्रस्तुत करने पर आधारित थी। दूसरा ऑप्शन, राजनीतिक शक्ति व्यापारिक संघों और व्यापारिक नेटवर्क से उत्पन्न होकर राज्य को प्रभावित करती थी। तीसरा है कि वैधता सैन्य विजय पर आधारित थी जिसमें सांस्कृतिक और आर्थिक आधार का अभाव था। और चौथा है कि सत्ता ने धार्मिक प्रतीकों को अस्वीकार किया और पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित रही। दोस्तों, इसमें जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि जो प्रश्न पहले पूछे जाते थे, मतलब सरल तरीके से ऐसे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। प्रश्नों का जो लेवल है ये काफ़ी जो है डीप में जाके पूछा जा रहा है, और ये भी लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको तैयार करते समय जो वर्तमान प्रणाली है, जैसे कि एआई वगैरह की भी मदद लगता है कि ली गई है, ऐसा प्रतीत होता है। अब या तो बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन पेपर का अध्ययन करके और बहुत ही मेहनत से क्वेश्चन पेपर बनाया गया है, और हालांकि मेहनत तो की गई है, आप तो खुद ही देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन पेपर ये औसत दर्जे का नहीं है, ये काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन पेपर रखा गया है। अब जो भी हो, अब अध्ययन करने का पैटर्न जो तरीका है वो आपको बदलना ही पड़ेगा। इसके बावजूद आपके पास कोई अदर ऑप्शन तो नहीं है। फिलहाल दोस्तों, अगर ये जो रिपोर्ट्स आई हैं, मतलब कल की जो परीक्षा हुई है, जैसा कि आप जानते हैं 2 पालियों में परीक्षा हुई है। कल की जो परीक्षा हुई है उसमें विक्की खान, कृपा शंकर निरंकारी, सिंहासन सिद्धू, अनिल चौधरी वगैरह भी शामिल थे। तो उन्होंने बताया कि इतिहास विषय की जो परीक्षा हुई थी उसमें प्रश्न काफ़ी घुमावदार थे। इतिहास की गहरी समझ रखने वाले अभ्यर्थी ही इनका जवाब दे सकते थे। तो मतलब ये था कि अब हल्की फुल्की तैयारी से काम नहीं चलने वाला है। फिलहाल आज भी परीक्षा होनी है, और आज अगर देखा जाए रविवार को पहली पाली में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत और मनोविज्ञान, और दूसरी पाली में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिंदी और कला विषय की परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आयोग जो है
जब परीक्षा पूरी हो जाती है तो उसके बारे में रिपोर्ट कार्ड भी जारी करता है। शाम को वो रिपोर्ट भी देता है कि कितने परीक्षार्थी शामिल हुए, किस प्रकार से क्या हुआ। तो इससे संबंधित जो खबरें हैं वो आज के अखबारों में हैं। एआई की निगरानी में 89,766 ने प्रवक्ता भर्ती के लिए दी परीक्षा। तो निगरानी जो है दोस्तों ये एआई यूथ कैमरों से की जा रही है, यानी कि अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है तो वो अपने आप रिपोर्ट हो जाती है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा चल रहा है। तो हालांकि इसीलिए यहाँ पर लगाया गया है ताकि मॉनिटरिंग अच्छे तरीके से की जा सके। और दोस्तों बात करें तो अब यूपी में जो अन्य परीक्षाएं हैं, जैसे कि प्रधानाचार्य के जो 1502 पद हैं, प्रधानाध्यापक के 1003, पीजीटी के 2705, टीजीटी के सर्वाधिक 16,114 और संबद्ध प्राइमरी के 1,889। सहायक अध्यापकों के जो अध्याचन प्राप्त हुए हैं उनके लिए फिलहाल ई अध्याचन पोर्टल अपडेट हो गया है और ये लाइव भी कर दिया गया है। एनआईसी ने इसे लाइव कर दिया है। अब संबंधित विभाग अपने विद्यालयों के शिक्षकों के रिक्त पदों का अध्याचन ऑनलाइन भेज सकेंगे। अध्याचन मिलने के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर आवेदन लेगा और उसी अनुरूप परीक्षा तिथियां घोषित कर आयोजन कराएगा। वर्तमान में एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कुल 23,213 और महाविद्यालयों में 1,000 से अधिक रिक्त पदों का अध्याचन शिक्षा निदेशालय को मिल चुका है। तो मिला जुला के अब ये है कि अब 2022 की जो परीक्षाएं हैं धीरे धीरे संपन्न होने वाली हैं और इसके बाद अब आपको नया विज्ञापन भी देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों जो लोग 2022 में टीजीटी पीजीटी में आवेदन किए हैं, मैं उनसे पुनः कहना चाहूँगा कि मेहनत से परीक्षा दीजिए। परीक्षा को स्किप करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि अब जो विज्ञापन आएगा उसमें कंपटीशन ज़्यादा होगा, क्योंकि 3-4 साल के बाद विज्ञापन आ रहा है। तो निश्चित तौर से 3-4 साल में जो नए पास आउट हैं वो भी परीक्षा में शामिल होंगे, क्योंकि वो ताज़ा हैं। तो उनकी विषय की जो समझ है और जो उनकी तैयारी है, जो उनकी याददाश्त है, वो आपसे तो बेहतर रही होगी अगर आप पुराने एस्पिरेंट हैं और तैयारी छोड़ चुके हैं। तो बिल्कुल आप परीक्षा दें, आगे जो कुछ होना होगा देखा जाएगा। तो इस प्रकार से। और दोस्तों यहाँ पर एक खबर और भी है कि राजस्थान से फैलाई गई थी पीजीटी परीक्षा रिजल्ट की भ्रामक जानकारी। यानी कि आपने देखा होगा कि गिरजेश कुमार नाम की एक आईडी से फेसबुक पर कुछ सूचनाएं ऐसी प्रसारित की गई थी जो कि आयोग ने जारी नहीं की थी। जैसे कि यहाँ पर एक पोस्ट के माध्यम से गिरजेश कुमार 3998 से एक पोस्ट हुई थी जिसमें पीजीटी 2022 की परीक्षा की डेट शीट, संशोधित उत्तर कुंजी और 10 मई तक रिजल्ट जैसी भ्रामक जानकारी साझा की गई थी। आयोग के उप सचिव की तहरीर पर फेसबुक यूजर के खिलाफ कर्नलगंज पुलिस ने 6 मई को एफआईआर दर्ज की थी और मामले की जांच साइबर पुलिस कर रही थी। जांच में पता चला कि आईडी की डिटेल खंगाली गई तो मामले का खुलासा हो गया। बहरहाल पुलिस जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। तो सारी चीज़ें हैं और फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और देखिए एक खबर आ रही है बिहार से। बिहार में TRE-4, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिहार में TRE-4 और AEDO की परीक्षा में प्री और मेंस लागू करने की बात चल रही थी, क्योंकि जो AEDO की परीक्षा रद्द की गई थी तो उसमें पारदर्शिता को और अधिक मेंटेन करने के लिए ये व्यवस्था लागू की जा रही थी। लेकिन इसी बीच छात्रों का, एस्पिरेंट का एक बड़ा समूह आंदोलन पर उतर आया और यहाँ पर पुलिस से उनका मतलब आमना सामना भी हुआ। तो पुलिस ने व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लाठीचार्ज भी किया था। हालांकि जो छात्र हैं उनका ये कहना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों पर विधि व्यवस्था बाधित करने, यातायात अवरुद्ध करने और पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप है। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रख रहे थे, लेकिन पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया और अब झूठे केस। तो ये इस तरीके की खबरें यहाँ पर आ रही हैं। मामला यहाँ पर क्या है दोस्तों? मामला ये है कि जैसा कि आप जानते हैं BPSC TRE-4 का विज्ञापन जारी करने को लेकर कि जल्दी जारी किया जाए और साथ ही साथ जो बदलाव किए जा रहे हैं प्री और मेंस का, उसको लागू न किए जाने को लेकर ये सारे जो धरना प्रदर्शन है वो किए जा रहे थे। तो ये सब खबरें निकल के सामने आ रही हैं जो कि आज के अखबारों में हैं। ठीक है, प्रदर्शन करने वाले 4 नेताओं समेत 5,000 पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। छात्र नेता दिलीप कुमार समेत 4 को भेजा गया जेल। पुलिस पर हमला करने और अशांति भंग करने का है आरोप। ठीक है, और फिलहाल दोस्तों यही थी आज की पूरी अपडेट। यहाँ पर देखेंगे तो ITI में इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग ग्रुप अब समाप्त कर दिए गए हैं। प्रवेश प्रक्रिया सरल होगी, छात्र सभी ट्रेड के लिए सीधे कर सकेंगे आवेदन। तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश के लिए व्यावसायिक शिक्षा विभाग नए सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया को और सरल बनाने जा रहा है। इसके तहत अब इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग ग्रुप समाप्त किया जाएगा।
छात्र किसी भी ग्रुप में सभी ट्रेड के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद मेरिट के अनुसार छात्रों की सीटें आवंटित की जाएंगी। मतलब ये कि इसमें जो पहले कुछ सीटें होती थी जिन्हें ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांटा जाता था, अब वो व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और बहुत सारी चीज़ें अब थोड़ी सी सरल करने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे आज के अखबारों के कुछ मेन हाइलाइट्स। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और हाँ, जो कल परीक्षाएं हुई हैं इनके जो पेपर हैं वो अगर आप कहेंगे तो मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। तो थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।